हेलो फ्रेंड्स, 29 अगस्त एनटीपीसी का पेपर समाप्त हो चुका है और उसका 30 प्लस सही सही प्रश्न हम लेकर के आ चुके हैं। जिन दोस्तों का एग्जाम हो चुका है अपना मिला लें, उनका कितना सही क्वेश्चन हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, और जिन दोस्तों का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वो इससे ध्यान से देखें क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है। देखते हैं, पहला प्रश्न है यूपीएससी का चेयरमैन कौन है। देखिए दोस्त, यूपीएससी का चेयरमैन पूछ चुका है सेकेंड शिफ्ट में, इसका आंसर होगा अजय कुमार। देखिए, पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए एक नियुक्ति से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग पढ़ के जाइएगा। अगला है हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना संबंधित है। दोस्त, आपको मालूम है कि हेराल्ड डोमर मॉडल जो है ये भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से जो 56 हुई थी उससे संबंधित है, जिससे इस मॉडल के कुछ संशोधनों के आधार पर तैयार किया गया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है यह आपका कृषि पर बल दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के 92वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जो पहले बौद्ध चीफ हैं, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, का नाम क्या है पूरा, जिसे हम लोग BR गवई कहते हैं। जस्टिस भूषण, बी माने भूषण, रामकृष्ण गवई, इससे पहले वो किस हाई कोर्ट के जज थे। तो दोस्त, जो 92वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं BR गवई, वे बॉम्बे उच्च न्यायालय के जज थे और वहां से ये आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई सुप्रीम कोर्ट के 92वें चीफ जस्टिस बने हैं और देश के पहले बौद्ध चीफ बने हैं। भी लाइन ध्यान रखिएगा, इससे पहले वे बॉम्बे उच्च न्यायालय में जज थे। नेक्स्ट प्रश्न आया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है। दोस्त, अनुच्छेद, संविधान संशोधन, अनुसूची, भाग, ये पूछ रहा है। ठीक है, आपका अगर अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो पढ़ के जाइएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 के संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है, लेकिन यह तभी संभव है जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। ठीक है, और ध्यान रहे कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सूची के विषय पर कानून तभी बना सकती है जब उस राज्य में आपातकाल की घोषणा की गई हो। और आपातकाल किस देश से लिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगला है सारनाथ, जो अशोक स्तंभ है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, ये किस काल से संबंधित है। तो यार, इससे बनाने वाला अशोक था। अशोक किस काल का था, मौर्य काल का था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य काल। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सारनाथ का अशोक स्तंभ मौर्य काल से संबंधित है, जिसे सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व, ये ध्यान रखिएगा आपके अगले शिफ्ट में पूछ सकता है, बनवाया था। यह मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक के शासनकाल बनाया गया और इसे बौद्ध धर्म का प्रसार और नैतिक शिक्षाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि लोक अदालत से संबंधित अधिनियम कौन सा है। दोस्त, 4 अधिनियम के नाम दिए थे और पूछा था कि लोक अदालत से संबंधित अधिनियम निम्न में से कौन है। देखिए, वो आपका ऑप्शन में था एक 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, यही आपका राइट आंसर होगा। लोक अदालत से संबंधित अधिनियम कौन सा है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। कब आया था, 1987 में, जिसके तहत लोक अदालतों को एक वैधानिक दर्जा दिया गया और यह निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलियोडोटस किसका राजदूत था। तो दोस्त, हेलियोडोटस तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा एंटियालदिस या एंटियालकिड्स का राजदूत था। ठीक है, जिसे भारतीय राजा
भागभद्र के दरबार में भेजा गया था। किसे? हेलियोडोटस को। ठीक है, हेलियोडोटस भागभद्र के दरबार में इंडो ग्रीक शासक के राजदूत बनकर आया था। और इंडो ग्रीक शासक कौन था? एंटियालसिद्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। 1991 के आर्थिक सुधारों ने समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला? तो दोस्तों 1991 आर्थिक सुधार हुआ था, उसमें औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था, उसमें रोजगार की वृद्धि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि भारत ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करेगा? कह रहा है कि भारत में ऊर्जा के परिवर्तन के लिए 2047 तक जो है भारत कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाएगा? 200 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। वर्तमान में भारत परमाणु की ऊर्जा उत्पन्न क्षमता 8.18 गीगावाट है तथा वर्ष 2047 तक इसे 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2070 तक। ठीक है, और 100 गीगावाट परमाणु क्षमता 2047 तक। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? दोस्तों घरों के विद्युतीकरण के लिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना संबंधित है। देखिए, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना घरों के विद्युतीकरण के लिए संबंधित है। इसे प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना को सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। हरित क्रांति के बाद मुख्य रूप से किसके उत्पादन में वृद्धि हुई थी? दोस्त हरित क्रांति के बाद मुख्य रूप से चावल और गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। ठीक है, और मालूम है कि यह हरित क्रांति 1970 के दशक में आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्त भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा भारत में फैलाने का मुख्य श्रेय मैकाले को दिया जाता है, क्योंकि 1835 में जो है अंग्रेजी शिक्षा हम पर थोपने की कोशिश की गई थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है, और ये आपका सब वही लिखा हुआ है। और राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिए थे, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का रक्षा बजट 2047 तक कितना हो जाएगा? तो दोस्त CII और KPMG के रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा बजट 2047 तक बढ़कर 31.7 लाख करोड़ रुपया हो सकता है। अगला प्रश्न है कि हार्ट लैम्प नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दोस्त ये एक लघु कथा है और ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। ठीक है, जिसको लिखा है बानू मुश्ताक, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद की है आपकी दीपा अवस्थी। कौन की है? दीपा भस्थी। ठीक है, कौन की है? दीपा भस्थी। ध्यान रहिएगा। देखिए अनुवादक कौन है? दीपा भस्थी है, और ये लेखिका है बानू मुश्ताक, जो कन्नड़ भाषा में इस किताब को लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके क्या में आया था, pH2 यानी pH मान 2 वाला घोल pH मान 4 वाले घोल से कितना गुना अधिक है? देखिए दोस्त, ये देखिए जिसका pH मान 2 है और जिसका pH मान 4 है, अम्लीय कौन है? ये है, तो H+ ज़्यादा इसमें होगा। देखो तो ये कितना ज़्यादा है? 2, तो 10 के घात में बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 10 के घात में। देखिए ये 4, जिसका pH मान 4 है और जिसका pH मान 2 है, तो ये अधिक अम्लीय है ना 2 वाला। तो कितना अधिक है? तो देखिए इससे कितना कम है? 2 ना, यानी 10 के पावर 2 यानी 100, यानी इसका मतलब 100, 10 के पावर 2 100 गुना अधिक है, अम्ल है ये, अम्लीय है ये। ठीक है, जिसका pH मान 2 है वो 4 वाले से 100 गुना अधिक
अम्लीय है। ठीक है, समझ गए आप, एक लोगारिथम के अनुसार ये काम करता है। चलिए, एक आया था सीपीयू के बारे में कि सीपीयू के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ऐसा आया था, 4 ऑप्शन दिया था। ठीक है दोस्त, हमें तो ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन देख लेते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम है, एक कंप्यूटर का मुख्य भाग है जो डेटा को संसाधित करता है, माने इकट्ठा करता है और निर्देशों को संपादित करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, और ध्यान रखें, इनमें इसका 3 भाग होता है, एक होता है एलयू, एक होता है सीयू और एक होता है मेमोरी। ठीक है, जिसे कहते हैं अंगणितीय तर्क इकाई, नियंत्रण इकाई और मेमोरी यूनिट। 3 इसका भाग होता है, किसका? सीपीयू का। चलिए, अगला प्रश्न आपके ज्ञान में आया था, देख कुछ लोगों का कहना था कि आया था राष्ट्रीय सरकारी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था। कुछ लोग कहना है कि विश्व सरकारी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये दोनों हुए हैं। राष्ट्रीय सरकारी सम्मेलन 2025 पूछेगा तो आपका विशाखापत्तनम होगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछेगा कि विश्व सरकारी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा विश्व सरकारी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये दुबई में हुआ था। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में राष्ट्रीय आया होगा तो विशाखापत्तनम होगा, लेकिन अगर विश्व आया होगा तो दुबई आया होगा। और जिनका एग्जाम है वो दोनों ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक आया तो एक तो रिपीट जरूर करेगा। अगला है 1.25 लाख से अधिक क्षमता वाला नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किस राज्य में बन रहा है। दोस्त, 1.2 लाख से अधिक क्षमता वाला नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ये आंध्र प्रदेश में बन रहा है। अगला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अशोक चंद्रा किस बैंक के एमडी हैं। तो दोस्त, जनवरी 2025 में अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, अर्थात एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। किस बैंक का? पंजाब नेशनल बैंक का। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि नहर की सिंचाई सबसे अधिक कहाँ पर होती है, मतलब नहरों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है, ऐसा कुछ करके आया था। ठीक है, तो दोस्त, नहर सिंचाई परियोजना का सबसे अधिक विस्तार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। ठीक है, चलिए, हमें इतना ही प्रश्न मिला है दोस्त, और सारे के सारे प्रश्न सही और ऑथेंटिक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।